मेरे घर में आज रात फिर जुए की महफिल सजी थी और ये महफिल तो रोज ही जमा करती थी और ये वाहिद काम था जो मुझे आता था। इसके अलावा तो कोई काम मुझे आता नहीं था और ये जुआ मेरे लिए नशा भी था, तफरीह भी और मेरी कमाई का जरिया भी बन गया था क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा माहिर था और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता था। और यही जुआ था जिसने मुझे आज फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया था। मैं इस छोटे से शहर का नामी ग्रामी जुआरी समझा जाता था और समझा भी क्यों न जाता, क्योंकि एक ही दिन में करोड़ों का जुआ खेलता था और हमेशा जीत जाया करता था। जिसकी आमदनी रोज के करोड़ों में हो वो रईस ही समझा जाएगा। और अब तो यहाँ के बड़े बड़े रईस और जुए के माहिर मेरे पास जुआ खेलने आते थे और हमेशा ही हार के जाते थे कि मेरी जुआ खेलने की एक मखसूस टेक्निक थी और इस टेक्निक की वजह से मैं आज तक कभी हारा नहीं था। और यही जीत का नशा मुझे बड़े बड़े दावे करने पर उकसाता रहता था कि मुझे लगता था कि इस दुनिया में जुआ खेलना सबसे बड़ा माहिर मैं हूँ। और हम हमेशा कार्ड्स वाला जुआ ही खेला करते थे। जुए की बहुत सी किस्में होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ चीजों पर जुआ खेलते हैं, लेकिन मैं हमेशा ताश पर जुआ खेलता था और मैं इन ताश के पत्तों का माहिर था। और आज मेरे साथ जुआ खेलने शहर का बहुत बड़ा रईस आया था, जिसके साथ उसके 2 बॉडीगार्ड्स के अलावा 2 लोग सिर्फ कैश के बैग उठा कर लाए थे। और शायद उसे लगता था कि वो मुझसे जीत नहीं सकता, इससे ज्यादा कैश लेकर आया था, जबकि मैं तो वही अपना मखसूस 5 लाख का बैठा था। मैं छोटी बाजी से शुरू किया और मैं बाजी पर बाजी हारने लगा। इस रईस को शायद एहसास होना शुरू हो गया था कि आज मेरे सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए वो बार बार बड़ी रकम लगा रहा था, जहाँ तक कि मुझे उठकर मजीद रकम लाने की जरूरत महसूस होने लगी। रकम लेने के लिए कमरे में गया तो मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। मैंने फौरन सेफ से कम रकम निकाली और उसे आवाज दी, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, मुझे वापस जाना था, इससे बीवी पर 2 हर्फ भेजकर जुए वाले कमरे में वापस चला गया और फिर से जुआ खेलने लगा। और अपना मखसूस वक्त पूरा करने के बाद जब मैंने बाजी पर बाजी जीतना शुरू की तो शहर का वो रईस परेशान हो गया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आज की हमारी इस बाजी के बारे में शहर के तकरीबन सभी लोग जानते थे और बहुत से लोग सिर्फ जुआ देखने के लिए आए हुए थे। आखिरकार वो रईस अपने दोनों बैग मेरे पास खाली करके वापस चला गया। मैं खुशी खुशी कमरे में आया तो मेरी बीवी कमरे में ही सो रही थी। मुझे एक दफा ख्याल आया कि जब मैं पहले कमरे में आया था तो ये नहीं थी, बल्कि मुझे कहीं भी नजर नहीं आई थी। लेकिन मैं फिर इस बात को भूल गया क्योंकि आज मैं बहुत खुश था। आज मेरी आमदनी सबसे ज्यादा हुई थी और इसके साथ साथ मेरी शोहरत का डंका भी बजने लगा था, क्योंकि मुझे इस शहर में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। लेकिन इस शहर में आने के साथ ही मैंने अपनी महारत का सिक्का जमाना शुरू कर दिया था और बहुत से जुए के शौकीन लोग अब मेरे पास आते थे और इस शहर में सभी मुझे सेठ कहकर पुकारते थे। मेरी बीवी भला की हसीन थी और इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी मुझे उसमें कोई खास किस्म का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरी जिंदगी तो जुए से शुरू होकर जुए पर ही खत्म होती थी। और मैं मशहूर जुआरी होने के साथ से पैसे का भी लालची था। मेरे घर में हर रोज रात को एक मखसूस वक्त पर जुए की महफिल शुरू होती थी और मैं पिछले कुछ दिनों से बात नोट कर रहा था कि जुए की महफिल शुरू होने से पहले ही मेरी बीवी को अजीब किस्म की बेचैनी शुरू हो जाती थी। वो कभी अंदर कभी बाहर घूमती थी और वो तो जैसे मुझसे ज्यादा पहले चाहती थी कि मैं इस जुए वाले कमरे में चला जाऊं, क्योंकि जब मैं इस कमरे में जाता था तो वहाँ से इंतहाई मजबूरी की हालत में अगर मुझे वापस आना पड़े तो ही वापस आता था, वो भी सिर्फ अपने कमरे तक, क्योंकि वहाँ से आने की मजबूरी से पैसे ही होते थे। उसी सूरत में वहाँ से वापस नहीं आता था और रात गई ही मेरी वहाँ से वापसी होती थी। लेकिन अब मुझे अपनी बीवी की हरकतें कुछ मशकूक लगने लगी थी, जो कि पहले मुझे जुआ खेलने से मना करती थी, बल्कि ये तो कहती थी कि इस आमदनी से इधर घर में आने वाला सामान भी हलाल नहीं है, क्योंकि ये आमदनी हलाल नहीं है। और न जाने क्या क्या, पता नहीं कैसे उसने कुछ जमातें पढ़ ली थी और अब अपने इल्म का रोब मुझ पर डालती रहती थी। लेकिन मैं उसको ज्यादा अहमियत नहीं देता था और अब वो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करती थी। बस हर वक्त जले पैर की बिल्ली की तरह इधर उधर घूमती रहती। जब तक मैं उसके सामने रहता वो मुझसे बचने की कोशिश करती थी और जब मेरा उस जुए वाले कमरे में जाने का वक्त होता तो बहुत खुश नजर आती थी। और पिछले 3-4 दिन से ऐसा हो रहा था कि कोई ना कोई नया बंदा जुआ खेलने आता था और मेरे जुआ खेलने की तकनीक ये थी कि मैं नए बंदे को थोड़ा वक्त देता था, मुझे कुछ बाजियां जीतने देता था ताकि उसके खेलने का अंदाज समझ जाऊं और फिर उसके मुताबिक उसे मात देना शुरू करता था। इसलिए अक्सर मुझे सेफ से पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाती थी। लेकिन मैं जब भी कमरे में आता था मेरी बीवी कमरे में नहीं होती थी। उसे मुझे शक हुआ कि मैं जब जुआ खेलने जाता हूँ तो ये कहीं चली जाती है और मुझे अभी इस बात का पक्का करना था। इसे अगले दिन खेलते हुए जब बाजी चल रही थी तो मैंने बाजी खत्म करने के बाद अगली बाजी लगाने से पहले कहा कि मैं घर से होकर आता हूँ। उनको क्या इतराज हो सकता था कि वो दूसरे लोग बाजी जीत चुके थे। इसलिए मैं जब घर के अंदर आया तो मेरी बीवी कहीं भी नहीं थी। मैंने पूरा कमरा देखा, किचन, टीवी, लॉन्च, उसका कहीं वजूद नहीं था। मैंने उसे आवाज दी
लेकिन वो होती तो मुझे जवाब देती। मुझे हैरत हुई कि मेरी बीवी रात की इस पहर कहाँ गई है और शायद इसीलिए वो चाहती थी कि मैं जुआ खेलने चले जाऊँ। उस वक्त तो मैं वापस जुए वाले कमरे में आ गया कि मेरा ऐसे निकल जाना सबको ही मेरी तरफ से मशकूक कर सकता था। लेकिन उस दिन मैंने बड़ी बेदिली से जुआ खेला। मैं कोई नया बंदा नहीं था, इसलिए मैं हारा तो नहीं, लेकिन जब मैं जुआ खत्म करके वापस कमरे में आया तो मेरी बीवी हमेशा की तरह सो रही थी। दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ थी। मैं उसको ढूंढता रहा, लेकिन उसने बात को घुमा दिया कि शायद आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो कमरे में सो रही थी। थोड़ी देर के लिए दिल घबरा रहा था तो इसे छत पर चली गई थी। वो छत पर तो मैंने नहीं देखा था, इसलिए मुझे उसकी बात पर यकीन करना पड़ा। लेकिन मेरे दिल में खटका बैठ गया था, इसमें कुछ तो बात है कि मेरी बीवी दिन ब दिन खुश रहने लगी है, निखरती जा रही है और उसे अब मुझसे लड़ने की फुर्सत भी नहीं होती। बल्कि वो तो खुद मुझे कहती थी कि जाएं, आपका जुआ खेलने का वक्त हो गया है। वो तो इस काम से नफरत करती थी, तो फिर वो ये सब क्यों करती थी। इसलिए एक दिन जब मैं वापस कमरे में आया और बीवी मुझे नजर नहीं आई तो मुझे उसकी उस दिन वाली बात याद आई और मैं छत पर चला गया और वहाँ हकीकतन मेरी बीवी मौजूद थी। लेकिन जो मैंने देखा मुझे खड़े कस्से नीचे गिराने को काफी था। मैं उल्टे कदमों वहाँ से भागा। दिमाग तो अब मेरी बीवी में अटका हुआ था। इसलिए उस दिन पहली दफा बहुत सी बाजियां मैं सच में हारा, क्योंकि इससे पहले मैं जब भी हारा था जानबूझकर हारा था। जब महफिल खत्म हो गई तो मैं वापस कमरे में आया। मेरी बीवी तो सो रही थी, लेकिन मेरे सामने वो सारा वक्त घूम रहा था कि जब मैं अपने गांव का एक मशहूर जवारी हुआ करता था। कोई भी इज्जतदार शख्स मेरे पास बैठना पसंद नहीं करता था और मेरा सुबह शाम जुआ खेलने में गुजरता था। कभी जीत जाता और कभी हार जाता और बस मजे करता था। मुझे लगता था कि यही जिंदगी है। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज में माहिर होता गया, जहाँ तक कि गांव में मेरे टक्कर का कोई नहीं रहा जो मुझे एक दफा भी हरा सकता, क्योंकि मैं सबके खेल की कमजोरी जानता था और इसलिए उनको फौरन हरा दिया करता था। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास बहुत पैसे आना शुरू हो गए, क्योंकि जुए की लत सिर्फ मुझे ही नहीं, गांव के बहुत से लोगों को और बहुत से पैसे वाले लोगों को भी थी। और इस वजह से मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा होते थे और पैसा बनाने के लिए जीतना जरूरी था। जब मेरे पास बहुत सा पैसा आ गया तो मेरी माँ ने न जाने कैसे एक दूसरे गाँव के लड़के से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट तो था नहीं, लेकिन माँ की खातिर मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो हैरानो परेशान रह गया, क्योंकि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि जैसे वो कि आसमान से उतरी हुई हूर हो। और जब मेरी बीवी को पता चला कि मैं तो जुआ खेलता हूँ तो उसने मुझे शुरू में बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा उसे डांट देता था, क्योंकि मैं खेलने और जीतने का इतना आदी हो गया कि मैंने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि जो बंदा मुझे जुए में हराएगा इसे मैं अपनी बीवी दे दूंगा। मेरी बीवी के हुस्न के चर्चे भी पूरे गाँव में थे और न जाने कितने ही दिल फेंक किस्म के नौजवान मेरी बीवी से इश्क में गिरफ्तार थे। लेकिन मैं अपना बेगैरत मर्द था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और बहुत से लोग मेरे ऑफर की लालच में मुझसे खेलने आते थे और अपनी जमा पूंजी हार के चले जाते थे। जो पूरे गांव में मेरी टक्कर का तो पहले ही कोई नहीं था, इसे मेरी बीवी मेरे पास ही रही और इस ऐलान के बाद मुझे बहुत सा पैसा बनना शुरू हो गया। मैं खुश होता था कि मैं जीत रहा हूँ और जब मेरे पास बहुत से पैसे हो गए तो मेरी माँ भी मर चुकी थी और मेरा इस गाँव में रहना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। जो मेरे जवारी यार थे वो सब मेरी बीवी के आशिक थे और मेरी बीवी को पाना चाहते थे, और जो इज्जतदार लोग थे उनके लिए तो मैं बस एक जवारी था। इसलिए मैंने शहर में घर ले लिया और अपनी बीवी को लेकर शहर आ गया और जहाँ पर भी यही धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि काम तो मुझे कोई आता नहीं था। लेकिन जहाँ पर सर फिरे लोग और अमीर लोगों की तादाद ज्यादा थी और जब इन लोगों को मालूम होता कि मैंने एक खुला चैलेंज दिया है तो सभी अपनी किस्मत आजमाने आते रहते थे। और फिर आजकल तो बड़े बड़े लोगों को भी इसकी लत लग गई है और ये लत ऐसी है कि जिसको लग जाए वो अपना सब कुछ लुटा कर भी इस लत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। लेकिन जहाँ आकर मैंने अपनी बीवी वाली ऑफर भी किसी को नहीं दी थी, क्योंकि ऐसी ऑफर देने पर गाँव में भी मेरी बीवी मुझसे नाराज हो गई थी। और अब तो ये शहर था, वहाँ के तो हर बंदे का मैं अच्छे तरीके से जानता था, इसे किसी के जीतने का कोई चांस नहीं था। लेकिन ये शहर था तो कभी कभी कोई जीत ही जाता था। वैसे भी मुझे पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए मैं पैसों से खेल सकता था। मुझे हर किसी को बीवी वाली ऑफर देने की जरूरत नहीं थी। अपनी बीवी से कोई लगाव तो था नहीं, इससे अगर जरूरत पड़ती तो मैं अपनी बीवी वाली ऑफर दे सकता था। लेकिन जो कुछ अब मैं रात को छत पर देख कर आया था उसके बाद मुझे नहीं लगता था कि अब हर किसी को ऑफर देने के काबिल रहा हूँ। और वैसे भी मुझे अपनी बीवी में दिलचस्पी पैदा होती जा रही थी, क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देखता बस एक दफा तो देखता ही रह जाता था। और फिर निकाह के दो बोलों में बहुत ताकत होती है, तो जो लड़की मेरे निकाह में थी यानी मेरे लिए हलाल थी, मैं इससे कैसे मुतासिर न होता। लेकिन मुझे बिल्कुल हिम्मत न थी कि मैं अपनी बीवी से कोई सवाल जवाब कर सकता और मुझे उसके लिए फिक्र शुरू हो चुकी थी। लेकिन अपनी हिम्मत जमा कर रहा था ताकि उससे बात कर सकूं और उससे इस रात की हकीकत पूछ सकूं, क्योंकि इसके बाद एक दो दफा ऐसा हुआ कि मैं कमरे में आया तो मेरी बीवी कमरे में ही होती थी। इसे रंगे हाथों पकड़ने वाला तो कोई चांस नहीं रहा था, लेकिन सवाल तो मैं कर ही सकता था। लेकिन इस रात का देखा हुआ मंजर मुझे इससे सवाल करने के लिए भी रोक रहा था। मैं अपनी बीवी से डरने लगा था। मुझे लगता था कि अगर मैंने सवाल किया तो कहीं उसे बुरा न लग जाए।
لیکن آخرکار ایک دن ہمت جٹا کر میں نے اسے سوال کرنے کی ٹھانی، لیکن سارا دن ہی اتنا زیادہ مصروفیت میں گزرا کہ مجھے اسے سوال کرنے کا وقت نہیں ملا، اور شام کو تو میں اپنے جوئے کے اڈے پر چلا گیا۔ واپس آیا تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ اس دن کی طرح چھت پر ہوگی اور یہ بہترین وقت ہے اسے سوال کرنے کا۔ اسے چھت پر گیا اور وہ چھت پر بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کو بہت آوازیں دی لیکن وہ کہیں بھی نہ تھی۔ پورا گھر چھان مارا لیکن میری بیوی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے پریشانی شروع ہو گئی کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔ وہ رات پوری گزر گئی اور اگلا دن بھی گزر گیا، لیکن کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری بیوی کہاں ہے، اور یہ بات مجھے پریشان کرنے کو کافی تھی۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور میری بیوی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ ان دنوں میرا جوئے پر سے بھی دل اٹھ گیا تھا کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی گھر سے غائب ہو گئی ہے، کہ بات مجھ پر ہی آتی اور میری عزت اور نام خراب ہوتا۔ اس شہر میں آنے کے بعد چاہے جوئے کے ذریعے ہی صحیح، لیکن میں نے کچھ نام بنا لیا تھا، اور اب اپنی بیوی کو بھی خود ہی ڈھونڈنا تھا، کیونکہ وہ جہاں بھی تھی یقیناً اسے وہاں پر محفوظ ہو رہا تھا، تبھی وہاں گئی تھی۔ لیکن حیرت تو اس بات پر تھی کہ آخر وہ چھوڑ کر گئی ہی کیوں ہے، کیونکہ اگر اس نے مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو اس وقت چھوڑ کر جاتی جب اس طرح کی میں نے اس کی بولی لگائی ہوئی تھی اور پورے گاؤں کو آفر کی تھی کہ مجھے جوئے میں ہرا کر میری بیوی لے جائے۔ تب تو اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو اب یہ ایسا کام کیوں کر رہی ہے؟ ان دنوں میں جوا نہیں کھیلتا تھا، صرف جو میرے پاس کھیلنے آتے تھے بیٹھ کر ان کی بازی دیکھتا تھا۔ میرا دل ہر چیز سے اچٹ ہو چکا تھا اور مجھے بس بیوی کی تلاش تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کس سے ڈسکس کروں، اور اب مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد تو سبھی شرابی اور جواری لوگ ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی میری بات کو یا میری سچویشن کو سمجھے گا نہیں، کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا، سب میری بیوی کو ہی برا بھلا کہیں گے۔ اور پھر اس رات کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ آخرکار مجھے ایک راستہ نظر آیا، اور ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں جہاں سے میری بیوی کو بیاہ کر لایا گیا تھا، وہاں ایک اللہ والے رہتے تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حساب کتاب کر کے ہر چیز کے بارے میں پیشن گوئی تک کر دیتے ہیں۔ میں بیوی کے بارے میں اس کے میکے سے بھی نہیں پوچھ سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے ہی کہنا تھا کہ بیوی نہیں سنبھالی گئی۔ آخر میں ان اللہ والے کے پاس گیا اور ان کو جا کر بتایا کہ میں ایک انسان ہوں کہ ساری زندگی گزار میں گزری ہے، اور ایسے میری بیوی ایک رات کو جب میں چھت پر گیا تو ارد گرد بہت ہی موم بتیاں جلا کر درمیان میں سفید کپڑے پہن کر بیٹھی تھی، اور اب نہ جانے وہ کہاں گئی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم کر کے بتائیں۔ انہوں نے 2 دن کا وقت مانگا، اور دوسرے دن جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا وہ مجھے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ شرمندہ کرنے کو بھی کافی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی تمہیں سمجھاتی رہی، ہر بات پر ٹوکتی رہی، لیکن جب تم نہیں سمجھے تو اس نے کوشش کی کہ وہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے تمہیں راہ راست پر لے آئے۔ اس کو یہی ڈر ہے کہ تم مزید گمراہی کے دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے، لیکن وہ تم کو راہ راست پر لاتے لاتے خود گمراہی کے دلدل میں دھنس گئی ہے، کیونکہ جس بندے کے پاس وہ گئی تھی وہ کوئی اللہ والا نہیں تھا بلکہ کالے جادو کا ماہر تھا، اور اس نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ اسے جیسے جیسے وہ کہتا گیا تمہاری بیوی کرتی گئی، جو شیطان نے اس کو کہا تھا وہ سب کچھ تمہاری بیوی نے کیا، لیکن اب وہ مکمل شیطان کے قابو میں آ چکی ہے، اس لیے انہوں نے اسے غائب کر دیا ہے، اور وہ ان کے بڑے مندر میں چلہ کاٹ رہی ہے۔ صرف 2 دن باقی ہیں، اگر تو اس نے یہ چلہ مکمل کر لیا تو مکمل طور پر کالی دنیا میں چلی جائے گی، اور نہ صرف کالی دنیا میں چلی جائے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ناتا اس دنیا سے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے لیے وہ اپنی روح شیطان کو گروی رکھ دے گی۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا کہ تم میرے پاس آ گئے، اور اب تمہیں خود سے یہ کام کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے میں بتاؤں گا تمہیں وہ سارے کام کرنے پڑیں گے تاکہ تمہاری بیوی اس غلط چکر سے نکل سکے۔ میں تو پہلے ہی اپنی بیوی کی وجہ سے بہت شرمندہ تھا کہ میری وجہ سے وہ غلط چکر میں پڑ گئی ہے۔ اسے ان بزرگ کی ساری باتیں مانی، اور جس طرح وہ کہتے رہے وہ سارا کچھ میں نے کیا۔ صدقہ خیرات، غلط کاموں سے توبہ، اور سائر نوافل پڑھ کر اپنی بیوی کے لیے دعا، اور نہ جانے کیا کچھ۔ بہرحال 2 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی میری بیوی میرے کمرے میں تھی، لیکن وہ بے ہوش پڑی تھی۔ میں فوراً اسے اٹھا کر ان کے بزرگ کے پاس لے گیا۔ انہوں نے اس پر دم کیا، اور کچھ دیر بعد میری بیوی ہوش میں تو آئی، لیکن اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ مختلف دم وغیرہ کرنے کے بعد اس کی ذہنی حالت جگہ پر آئی تو معلوم ہوا کہ وہ مجھے ٹھیک کرنا چاہتی تھی، کہ اسے ڈر لگتا تھا کہ جس طرح کی آفر میں نے گاؤں میں دی تھی ویسے ہی آفر میں یہ شہر میں بھی دوں گا، اور جس دن میں جوئے میں ہار گیا تو شاید میں اسے بھی جوئے میں داؤ پر لگا دوں گا۔ اسے ٹھیک یہی تھا کہ میں سارا کچھ چھوڑ دوں، اور اسی وجہ سے وہ ایک پیر کے پاس گئی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خود کالے جادو کا ماہر ہے، اور اس نے جس طرح کہا یہ سارا کچھ کرتی رہی، اور تقریباً 40 دن تک اس نے چلہ کاٹنے کا کہا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک دن رات سوئے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اسے اٹھایا، اور اس کے بعد اسے کچھ معلوم نہیں تھا یہ کہاں تھی، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ وہ اس طرح اپنی شیطانی روح کے پاس گروی رکھنے جا رہی تھی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ لیکن اس کی حالت دیکھنے کے بعد میں نے خود سے پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا کہ اب جوئے والا کام نہیں کروں گا۔ اسے ساری رقم لگا کر بزنس شروع کر دیا تھا۔ تھی تو وہ رقم حرام ہی، لیکن میرے پاس اب وہی رقم تھی۔ میرا کاروبار دن بدن ترقی کرنے لگا۔
لیکن اس میں زیادہ تر ان لوگوں کا کام دیتا تھا جو میرے جیسے تھے، جن کو جوا کھیلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تھا۔ ان کو میں اپنے پاس لے آ کر آتا اور کام سکھاتا تھا اور ان کو باعزت زندگی کی طرف واپس لے کر آتا تھا۔ 5 وقت کی نماز میں نے شروع کر دی تھی اور اپنی ساری بری عادت کو میں نے ختم کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے میری بیوی جو تھی، جسے میں نے غلط راستے پر چلنے سے روکنے کے لیے خود اتنا بڑا رسک لیا تھا، اور اس چیز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور میری وجہ سے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں سیدھی ہو گئی تھی، اور ان سب کا ثواب میری بیوی کو جا رہا تھا۔ اور ایسے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش شاید میری گزری ہوئی گناہ والی زندگی کا مداوع کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش